और चिराग पासवान से खास बातचीत की हमारे संवाददाता श्रुति झा ने। देखिए, में तमाम उठापटक चल रहा है। लगातार कयास लगाई जा रही है कि एक बार फिर से जदयू बीजेपी के साथ आ सकती है और खुद उपेंद्र कुशवाहा ने यह बात कहा है कि जदयू के जितने बड़े नेता यानी कि नीतीश कुमार है वो अभी भी बीजेपी के संपर्क में है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है चिराग पासवान, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या लगता है फिर से नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं? भाई, जब मुख्यमंत्री जी का जिक्र आता है तो किसी बात को आप नेवर तो नहीं कह सकते। नेवर से नेवर आई थिंक ज्यादा अगर किसी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है तो वो मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। कब वो किस गठबंधन के साथ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए अपने सिद्धांतों, अपने विचारों का समझौता कर सकते हैं, ये निरंतरता में उन्होंने करके दिखाया है। पुनः एक बार फिर अगर ऐसा हो जाए तो किसी को कोई आश्चर्य होना नहीं चाहिए। बट बहरहाल ये एक ऐसा फैसला है जो सिर्फ मुख्यमंत्री को ही लेना है। लेते हैं नहीं लेते हैं वो वही बताएंगे। ये भी बातें चल रही है कि आप बीजेपी के साथ अलायंस बना चुके हैं और अगर नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ आते तो आपका कदम क्या होगा? देखिए, मैं एक बात को लेकर बहुत स्पष्ट हूं, जहां पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे वहां पे मेरा रहना कम से कम संभव नहीं हो पाएगा। इस बात को लेकर मैं काफी स्पष्ट हूं। पर बहरहाल ये तमाम बातें बहुत हाइपोथेटिकल हैं। जब इन पे कोई निर्णय होगा, 2020 में निर्णय हुआ था तब मैंने फैसला लिया था, 2022 में पुनः हुआ तब मैंने फैसला लिया। जब कोई ऐसा कदम उठाया जाएगा उस वक्त पार्टी फैसला लेगी। लगातार बिहार में हड़कंप मचा है। बच्चे जो अभ्यर्थी है लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लाठीचार्ज हो रही है। दूसरी तरफ अभी फिर से खबर आ रही है कि जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई है और नीतीश कुमार समाधान यात्रा पे। और ये सबके पड़े जो पार्टी महागठबंधन की है उसके अंदर भी लगातार बयानबाजी का सिलसिला जारी है और बयान ऐसे ऐसे जो लोगों के भावनाओं को आहत कर रहे हैं। क्या लग रहा है ये सब कहाँ थमेगा? समाधान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास हर समस्या का एकमात्र ही वो लाठी। शिक्षक सड़क पर हो तो लाठी चलाएं, सीटेट बीटेट का मामला हो तो आप लाठी चलाएंगे, पेपर लीक का मामला हो तो आप लाठी चलाएंगे, किसान अपने हक की बात करें तो आप लाठी चलाएंगे। हर समस्या का समाधान मात्र लाठी ही बचा है। तो ये जो समाधान यात्रा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी निकले हैं ना, इनको पहले इस बात को समझने की जरूरत है कि भाई आप लाठी के माध्यम से एक विकसित बिहार का आप निर्माण नहीं कर सकते। हर समस्या का समाधान लाठी नहीं हो सकता। पर यह बात उनको समझ में इसलिए नहीं आएगी क्योंकि हर समस्या की जड़ में भी वही है और जो व्यक्ति खुद समस्या की जड़ में हो उनसे समाधान की उम्मीद रखना भी शायद गलत है। फिर से जहरीली शराब से मरने की बात सामने आ रही है। नीतीश कुमार का सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट जो है वो शराबबंदी है और बिहार में सबसे बड़ा ये फेल है। आपको क्या लगता है कि ये शराबबंदी जो राजस्व का नुकसान हो रहा है और तमाम चीजें हो रही है, इन सब के बीच नीतीश कुमार को कड़ा कदम अब उठाना चाहिए या फिर अभी भी शांत रहना चाहिए? कड़ा कदम उठाते नहीं है ना मुख्यमंत्री जी। क्या कड़ा कदम वो उठाएंगे? भाई, उनकी नाक के तले ये गोरख धंधा पनप रहा है। और क्या कदम उठाया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने? एक के बाद एक जहरीली शराब से बिहार में हत्याएं हो रही है और मैं हत्या मानता हूं इसको, ये मौतें नहीं है भाई, ये हत्याएं हैं। अगर आप किसी को जहर खिलाकर मारते हैं तो वो हत्या की श्रेणी में ही वो आता है और ये हत्याएं बिहार में रोज हो रही हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खामोश हैं। कौन सी इन्होंने कार्रवाई कर ली? और ये कानून धरातल पर मजबूती से उतरे, इसकी जवाबदेही उन्हीं के विभाग की है क्योंकि दुर्भाग्यवश हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गृह मंत्री भी हमारे मुख्यमंत्री ही हैं और ये विभाग उन्हीं के पास ही आता है और इस विभाग की जिम्मेदारी है इस कानून को धरातल पर उतारने की। पर वहीं इसी विभाग के लोग इस कानून की धज्जियां उड़ाने में सम्मिलित हैं। जो लोग इस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं उनका संरक्षण इन्हीं के विभाग के लोगों को दिया जा रहा है। आज तक आप मुझे बता दीजिए भाई, कौन सा ऐसा तस्कर है जिसको पकड़ा गया हो? कोई ऐसा बड़ा गिरोह आज की तारीख में पकड़ा गया जो सीमावर्ती इलाकों से अवैध शराब का आयात करता हो या जो अवैध शराब के निर्माण के कार्य में जो लोग लगे हुए हैं उनमें से कभी किसी की गिरफ्तारी हुई? आज की तारीख में लाखों लोग शराबबंदी कानून के तहत जेल में बंद हैं। कौन लोग हैं वो? समाज के गरीब परिवार से आने वाले लोग। कोई एक बड़ा तस्कर आपको उसमें नहीं मिलेगा, कोई एक बड़ा गिरोह आपको नहीं मिलेगा। और तो और पासी समाज के लोगों को शराबबंदी की धारा के तहत जेल के अंदर बंद किया हुआ है ताड़ी बेचने के आरोप में। ताड़ी को शराब के उसमें ये लोग लेकर आ गए हैं और शराब बंदी की धाराएं लगाई जा रही हैं उन लोगों पे जो ताड़ी बेच रहे हैं। तो जब आपके खुद के कानून के लोग जो संरक्षक होने चाहिए वही जब इस कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खामोश है तो यकीनन उन तक ये विषय जाएगा ही जाएगा कि आप क्यों खामोश हैं, क्यों कोई आप कड़ा फैसला नहीं ले रहे,
क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही? भाई इस फैसले का समर्थन हम लोगों ने तब किया था जब हम लोग विपक्ष में थे। तब हम लोगों ने कहा था कि हाँ शराबबंदी होनी चाहिए, पर इस तरीके से शराबबंदी की आड़ में हत्याओं का एक तांडव वहां पे रचा जा रहा है। पैरेलल इकोनॉमी आपने खड़ी कर दी है। जो राजस्व पहले सरकार के पास आ रहा था वो पूरा का पूरा किस राजनीतिक दल या किस नेता के पास जा रहा है, किसी को इस बात की जानकारी नहीं है। बिहार के इतिहास के सबसे बड़े घोटालों में से एक ये शराबबंदी की योजना होगी 7 निश्चय के बाद। तो ऐसे में मुख्यमंत्री की खामोशी कई सवाल खड़े करती है। बिहार में अब नई चीज देखी जा रही है कि बिहार में अब धर्म की राजनीति शुरू हो गई है। चाहे वो पहले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हो जो रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दे दिए, अब आलोक मेहता जो राजस्व और भूमि सुधार मंत्री है उनका कहना है कि ये ईडब्ल्यूएस जो है 10%, वो पहले मंदिरों में घंटा बजाते थे और अंग्रेजों के दलाल थे। तो ऐसे में बिहार की जो भविष्य उस पर क्या खतरा है? क्योंकि अब ये चीज नया देखा जा रहा है कि हिंदू को खास करके जाति और किसी धर्म पर टारगेट करके राजनीति की जा रही है और नीतीश कुमार चुप बैठे हैं। मुख्यमंत्री की सोच को ही आगे बढ़ाने का काम उनके मंत्रिमंडल के साथी कर रहे हैं। भाई मेरे मुख्यमंत्री ने भी उम्र भर जाति की ही राजनीति की है। लोगों को जातियों में बांटकर उनके बीच में मतभेद उत्पन्न कर उन्होंने अपने वोट बैंक साधने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप अपनी कुर्सी को पिछले लगभग 2 दशक से वो बचाए हैं इसी जाति की राजनीति करते हुए। कभी अगड़ा हो, कभी पिछड़ा, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी लव, कभी कुश, कभी कोरी, कभी कुर्मी, कभी महिला, कभी पुरुष। महिला पुरुष तक को नहीं छोड़ा मुख्यमंत्री जी ने बांटने में। जिस तरीके से जनसंख्या को लेकर उन्होंने बयान दिया था, तो उन्हीं की सोच को आगे बढ़ाने का काम उनके नेता कर रहे हैं। पर साथ ही में ये ज्वलंत विषयों से ध्यान को भटकाने का प्रयास है। आज की तारीख में जब चर्चा बक्सर में हुए किसानों के साथ अत्याचार पर होनी चाहिए, पेपर लीक पर होनी चाहिए, सीटेट बीटेट पर होनी चाहिए, चर्चा किस चीज पर हो रही है? रामचरितमानस पर। क्या कोई गुंजाइश बचती है ऐसे ग्रंथों के ऊपर चर्चा की या बहस की? भाई ये आस्था से जुड़े हुए विषय हैं। और सिर्फ मैं रामचरितमानस की बात नहीं कर रहा, मैं हर ग्रंथ की बात कर रहा हूं। भले वो कुरान हो, बाइबल हो, हर ग्रंथ, जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं उस पे किसी तरीके की भी चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं है। भाई उस पे बहस हो ही नहीं सकती है। ये आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। पर आस्था से जुड़े हुए विषयों को जिस तरीके से ये लोग अपनी बयानबाजी में ये लोग लाते हैं, कहीं ना कहीं लोगों की भावना को ठेस पहुंचाने का ये लोग काम करते हैं। परिणाम स्वरूप लोगों के बीच में मतभेद उत्पन्न होते हैं और ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का ये लोग काम करते हैं। इनके मंत्री हो, इनके दूसरे मंत्री, भाई ईडब्ल्यूएस क्यों नहीं मिलेगा? भाई गरीब वर्ग से आने वाले लोगों को क्यों आरक्षण नहीं दिया जाएगा? क्यों नहीं होना चाहिए उनके लिए आरक्षण? मजबूती से लोक जनशक्ति पार्टी ने उस वक्त भी, हम लोगों ने भारत की संसद में मजबूती से इसका हम लोगों ने समर्थन किया था। पर इस तरीके की बयानबाजी करना कि वो लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, दलाल थे, पता नहीं क्या क्या भाषा का ये लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं चाहता हूं कि उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता आए सामने और बताएं कि क्या वो उनके इन बयानों से सहमत हैं। गठबंधन अपनी राय इस पर स्पष्ट करे। भाई आप 2 नाव की सवारी नहीं कर सकते। गठबंधन के नेता या मुख्यमंत्री ये नहीं बोल सकते या उनके नेता ये नहीं बोल सकते कि हम इनके बयानों से सहमत नहीं है। बयानों से सहमत नहीं है तो क्यों है वो आपके मंत्रिमंडल में? क्यों उनको आपने मंत्री बनाया हुआ है? अभी तक आपके मंत्रिमंडल में भी वो रहेंगे, ऐसे भड़काऊ बयान भी देंगे और फिर आप बोलेंगे नहीं वो तो दूसरे दल के लोग हैं, वो लोग बात कर रहे हैं, हम लोग उससे सहमत नहीं है। भाई सहमत नहीं है तो आपके मंत्रिमंडल में विशेषाधिकार है कि नहीं मुख्यमंत्री जी के पास? तो क्यों ऐसे लोगों को, जो एक वर्ग विशेष की भावना को आहत करने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अपने मंत्रिमंडल में जब आप जगह देते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी बातों से सहमति भी आप दिखाते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल का रिशफलिंग की बात आ रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है रिशफल होने वाला और आपको कोई मंत्री पद मिलने वाला और ऐसे में आपका जो नारा है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, तो केंद्र में मंत्री बनने के बाद आप इस नारे को कैसे आगे ले जाइएगा, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट? मेरी प्राथमिकता रही है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, और जब तक बिहार में इसको धरातल पर नहीं उतार लूं, चैन की सांस तो मैं भी नहीं लूंगा। जहां तक रही मंत्रिमंडल की बात, मेरी जानकारी में भी ये विषय है नहीं। तो अगर ऑफर होता है तो आपका क्या? भाई मेरी जानकारी में ही नहीं है, मुझे नहीं पता कौन ऑफर कर रहा नहीं कर रहा। गठबंधन को लेकर जरूर हम लोग की चर्चाएं चल रही हैं, और बट गठबंधन फॉर्मलाइज होने से पहले बहुत ऐसे पैरामीटर्स हैं, बहुत ऐसे चेक बॉक्सेस होते हैं जिनको आपको टिक करना जरूरी है। मेरे कई कंसर्न्स हैं जिसमें बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स हैं, तो उसको लेकर जरूर अभी चर्चा चल रही है। अभी आप फॉरेन टूर पे थे, अभी आप तंजानिया गए, केन्या गए, तो वहां पे आपने बिहार झारखंड को रिप्रेजेंट किया, कैसा लगा रिप्रेजेंट करके और क्या फीलिंग थी, कैसा लग रहा था ऐसे बिहारी वहां पर खुद को रहना? इट वाज वंडरफुल। जिस तरीके से वहां पे रह रहे भारतीयों ने, इंडियन डायस्पोरा की तरफ से जिस तरीके से मुझे प्यार सम्मान मिला, जिस तरीके से उन्होंने रीच आउट करने की कोशिश की,
एम्बेसी से उन्होंने कनेक्ट किया और जिस तरीके से वहाँ पर लोग भारतीय समुदाय के मुझसे मिलने आए, उन्होंने अपनी बातों को मेरे समक्ष रखा और खास तौर पर जितने बिहारी वहाँ पर रह रहे थे उन्होंने एक अलग प्रयास किया वहाँ पर आकर मुझसे मुलाकात करने का, तो यकीनन मेरे लिए गर्व की बात है। और ये वो भारतीय हैं जिन्होंने दूसरे देशों में जाकर भारत के गौरव को बढ़ाने का काम किया, वहां पर रहकर न सिर्फ हमारे देश के सम्मान को बढ़ाया बल्कि उन देशों के आर्थिक व्यवस्था में भी अपना योगदान दिया। और इन दोनों देशों के, केन्या इंडिया के रिश्ते हों या तंजानिया इंडिया के रिश्ते हों, उन रिश्तों को मजबूत करने का उन्होंने काम किया। ये एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन था जिसका नेतृत्व लोकसभा के स्पीकर आदरणीय ओम बिरला जी कर रहे थे और वहां पर जाकर विभिन्न मुद्दों पर बायलैटरल टॉक्स हुए हमारे एंड राष्ट्र अध्यक्षों के साथ वहां पर मुलाकात हुई, वहां के राष्ट्रपति हों, उपराष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, स्पीकर्स हों, उनसे मुलाकात हुई एंड ओवरऑल इट वाज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल ट्रिप। तो आपने देखा हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी मौजूद थे, जिन्होंने तमाम बातों की जानकारी दी कि बिहार में जो राजनीतिक उठापटक चल रही है उस पर कैसे अभी भी वो जो तमाम लोग धर्म के अगेंस्ट बोले वो बैठे हुए मंत्रिमंडल है, वही उन्होंने अपने फॉरेन टूर के आने बताया। मैं श्रुति, कैमरा नवनीत के साथ बिहार।